इस बुक में सेक्शन 59 तक टिक लगा हुआ है, तो क्या मैं ये मान लूं कि 59 तक पढ़ लिया है हमने? हाँ, अजम्पशन ले लूं मैं ऐसी? तो हम लोगों को 60 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? सेक्शन 60। कल मैंने आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। एक तो पहले मैंने आपको 42 बताया लास्ट क्लास में, ठीक है? डिस्टर्बिंग, जस्ट कीप योर माउथ शट नाउ। अब मैंने एक आपको बताया था सेक्शन 42 ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट के बारे में, कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर करके जा सकता है, बट जो ट्रांसफरी आएगा उसको वो सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो ट्रांसफरर को मिलते थे। मतलब वो एक मार्गदर्शक और नमूना बन के बैठा रहेगा बस, ना तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, ना अपनी कोई कंसल्टेंसी दे सकता है, अपनी कोई बात रख सकता है फॉर्म में। मतलब एक तरीके से वो एक चीफ गेस्ट की तरह होगा, बस प्रॉफिट में हिस्सा लेगा और चला जाएगा। इस पे चर्चा करिए अपन ने, अच्छा है बुरा है, क्या होगा इसमें, क्या होगा बेटा? पंखा आओ भाई आओ। क्यों बेटा लेट आए? शाम के टाइम में तो जल्दी आया करो, इसमें तो उठने का भी नहीं होता कुछ। सोते हो दोपहर में भी सोते हो? मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? 12 बजे तो उठते होंगे संडे को। 7 बजे फिर पानी पी के सो जाती होगी। तो 42 में मैंने आप लोगों को ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की बात बताई। फिर 55 कन्वर्जन का था। किसको कन्वर्जन? फर्म को एलएलपी में। फिर 56 भी किसका था? कन्वर्जन का। किसको? प्राइवेट कंपनी को। 57 भी किसका था? कन्वर्जन। फिर जो मेन एक अपन ने पढ़ा लास्ट क्लास में वो 58 पढ़ा, मेन सेक्शन, ठीक है? कौन सा? 58 किसका था? ये रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट। इसमें मैंने आपको पूरी पिक्चर समझा दी कि आप जैसे ही पहले किसी फर्म में थे पार्टनर, एलएलपी में थे या पब्लिक प्राइवेट कंपनी में थे, तो उस प्राइवेट कंपनी में या फर्म में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आप पहले पार्टनर थे, अब वो के वही पोजीशन आपकी एलएलपी में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? अब आप एलएलपी में पार्टनर बन जाओगे, आपका स्टेक वगैरह सब वही रहेगा। एलएलपी की सारी एसेट लायबिलिटी उधर ट्रांसफर हो जाएगी, फर्म की जो भी एसेट लायबिलिटी उधर ट्रांसफर हो जाएगी। इनके ऊपर कोई केस चल रहा होगा तो वो केस अब एलएलपी पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने पुराने पापों से बरी हो जाएंगे। फिर मैंने कहा था इस वाली आरओसी, इस वाले रजिस्ट्रार को फाइल करो कि हम लोग जा रहे हैं, और इस वाले रजिस्ट्रार को फाइल करो कि हम लोग आ रहे हैं। ये आने जाने का प्रोसेस आपको पूरा करना है। किसको? एलएलपी। जो एलएलपी बनी है अब उसको दोनों जगह नोटिस देना है। यहाँ देना है कि बाय बाय, और यहाँ पे हम आ रहे हैं, ठीक है? फिर वो फ्रेश आरसी मिलेगी, और वो फ्रेश आरसी मिलेगी तो वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी एलएलपी एनरोल हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है। सब बातें हमने कल की क्लास में कर ली। फिर 59 में मैंने आपको बताया था एलएलपी, फॉरेन एलएलपी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल बना सकती है। अब आज हम लोग 60 से लेकर 70 तक लाइन से लास्ट के 10 सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें ये 2-3 बहुत बड़े बड़े हैं, इनको ढंग से सुनना, ठीक है? और जैसे फिर हमने फेमा में करा था, एक बुलेट रिवीजन देखेंगे 1.5 घंटे का, जिसमें सारे सेक्शन बुलेट की स्पीड से कवर करेंगे और फिर टेस्ट होगा। सेक्शन 60 से आज हम लोग कवर करेंगे कहाँ तक? सेक्शन लास्ट सेक्शन है, ठीक है? शुरू करें। सबसे पहले सेक्शन 60 है कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अकाउंट्स में अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? उस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, हमारी बैलेंस शीट का संतुलन बिगड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में इधर साइड पे बहुत सारे लॉसेस है, गुडविल है और ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है जिनको अगर मैं बाहर बेचने जाऊं तो कौड़ी के भाव भी नहीं बिकेगी, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, लॉसेस है बहुत सारे। तो लॉसेस को वाइप आउट करने के लिए हम एक स्कीम तैयार करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम। कौन सी स्कीम? उस स्कीम में हम लोग सारे क्रेडिटर से मिलते हैं। हम लोग मतलब कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी, अभी एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है उसको भी साइड में रखो। कंपनी क्या करती है कि अपने सारे क्रेडिटर को बुलाती है, अपने डिबेंचर होल्डर को बुलाती है, अपने इक्विटी शेयर वालों को बुलाती है, और उनको कहती है कि देखो अपनी हालत चल रही है बिल्कुल खस्ता, लॉसेस बहुत सारे हैं, ठीक है? इतने लॉसेस हैं कि ये लॉसेस अब अपन चुका पाए ऐसा दिख नहीं रहा है,
और अगर ये कंपनी ऐसे ही चलती रही तो बाद में इसको या तो बंद करना पड़ेगा या किसी के साथ अमालमेंट करना पड़ेगा। वो फिर एकदम लास्ट स्टेप होगी, वो स्टेप ना आए इसके लिए हम तुमसे निवेदन करते हैं कि थोड़े थोड़े अपने अपने डेट माफ़ कर दो। क्रेडिटर को बोलेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए देने, तुम 3 लाख रुपए माफ़ कर दो। डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे तुम्हें 20 लाख रुपए देने, तुम 15 लाख रुपए माफ़ कर दो, 14 लाख रुपए माफ़ कर दो। उनके साथ ऐसे चाय पे चर्चा होगी। तो सर उससे क्या होगा कि इधर लाइबिलिटी साइड कम होती जाएगी और लॉसेस एसेट साइड में होते हैं, रिजर्व लाइबिलिटी साइड में होते तो लॉस इधर होते हैं। तो इधर से जितनी लाइबिलिटी कम होती जाएगी उधर से इतने लॉसेस कम होते जाएंगे और ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और वापस से हमारी बैलेंस शीट साफ सुथरी हो जाएगी। सारे लॉसेस हट जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट हट जाएंगी, इंटेंजिबल एसेट्स हट जाएंगी और एसेट्स जो अनडिशन्ड ओवर वैल्यू थी वो उनकी मार्केट वैल्यू पे आ जाएगी। ये स्कीम को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कंपनी में, और इसका पूरा चैप्टर हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? अब ये कि यही स्कीम एलएलपी में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी कि अगर एलएलपी भी चाहे तो अपने सारे क्रेडिटर को बुलाएगी और उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम तैयार करेगी और उनको बोलेगी कि देखो भाई ये हमारी बैलेंस शीट है और यहाँ पे P&L में लॉस है 7 करोड़ रुपए का। अब ये 7 करोड़ रुपए के लॉस की वजह से क्या होता है कि जब भी ये लॉस दिखता है बैलेंस शीट में तो कोई हमें लोन नहीं देता बैंक, कोई नए वेंडर हमारे साथ जुड़ते नहीं है और हमारी गुडविल, हमारी साख मार्केट में ख़राब हो चुकी है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब तक लोगों को पता नहीं है ना तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है तब तक तो फिर भी तुम्हें पैसा मिलेगा। जिस दिन पता चल गया उनको कि तुम्हारी हालत ख़राब है फिर तो तुम्हें जो थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता था ना वो भी मिलना बंद हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? मतलब तुम्हारा बैंकरप्ट होना ख़राब नहीं है, ये बात लोगों को पता चलना ख़राब है। तुम बैंकरप्ट हो गए और ये बात सिर्फ तुम्हें पता है तो तुम फिर भी झेल लोगे। अगर लोगों को भी पता चल गया कि तुम बैंकरप्ट हो, 5 रुपए तुम्हें कोई नहीं देगा। तुम्हारा सगा दोस्त जिसका उठना बैठना है तुम्हारे साथ रोज का वो भी मना कर देगा। पैसे है जबकि उसके पास, ये इंसानी फितरत है। हम उन लोगों को पैसे देना पसंद करते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, उनको नहीं देना पसंद करते जिसको एक्चुअल में उसकी नीड है। आज मेरे सामने 2 लोग आए और मुझे पता है इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके हॉस्पिटलाइज है कोई और इसको पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, और वो आया, उसने कहा कि सर मेरे को बिजनेस में माल वाल चाहिए और 1 लाख रुपए चाहिए। इसको नीड ज़्यादा है लेकिन मुझे पता है इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, कहाँ से चुकाएगा? अरे भाई साहब अभी तो नहीं है, मंदी है, उसको दे दूंगा मैं निकाल के, मुझे पता है वो 2 दिन में दे देगा वापस। इंसानी फितरत है। अब जब लोगों को ये पता चल रहा है कि आपके लॉस बढ़ते जा रहे हैं तो कोई बिजनेस नहीं करेगा आपके साथ। अब ये बात आपको अपने क्रेडिटर को समझानी है कि देख भाई अभी हम तेरे से बात कर रहे हैं, तू थोड़े बहुत पैसे माफ़ कर दे। डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे थोड़े बहुत पैसे माफ़ कर दे, बैंक को बोलेंगे थोड़े बहुत पैसे माफ़ कर दो। अभी तुम थोड़े थोड़े माफ़ करोगे तो ये 7 करोड़ का लॉस अभी 0 हो जाएगा। तुम नहीं मानते हो, कल हालात बस से बदतर हो जाते हैं तो पूरी कंपनी वाइंड अप करनी पड़ेगी। जब पूरी कंपनी वाइंड अप होगी तो ये 7 करोड़ में से फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आज तो तुम्हें 50 करोड़ दे तो मैं कह रहा हूँ 3 करोड़ माफ़ करो, कल पूरे 50 करोड़ ही निपट जाएंगे। क्योंकि बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर ये जो आप समझाते हो कि क्रेडिटर को मना लेंगे, अपना अमाउंट कम कर दे, अपना डेब्ट कम कर दे, लोन कम कर दे, ऐसे सर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी होता होगा? कोई 4 रुपए ना छोड़े? कैसी बात कर रहे हो आप? ये आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ाते हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पूरा पैसा डाल देते हो कैपिटल रिडक्शन में। कैसे सर, ऐसा कोई पॉसिबल है? कैसे मान जाएंगे लोग? 2 रुपए कोई ना छोड़े? तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि वो मान जाएंगे, वो मानते हैं क्योंकि उनको पता है आज 2-3 करोड़ रुपए मांगने की बात हो रही है। ये अगर माफ कर दिए तो बचे हुए 47 करोड़ 45 करोड़ तो मिल जाएंगे। अपन क्या बोलते हैं कि बिजनेस चालू रहा तो आगे फिर कभी कमा लेंगे, अभी छोड़ो। बिजनेस ही चालू नहीं रहा, धंधा ही बंद हो गया तो फिर क्या कर लोगे आप? इसलिए सारे क्रेडिटर मान जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत, बस आपके लॉस जेन्युइन होने चाहिए। क्रेडिटर को इतनी समझ होनी चाहिए कि आपका बिजनेस किस दिशा में चल रहा है। तो अब ये सेक्शन कंपनीज एक्ट में भी आएगा और इधर भी आएगा, तो दोनों का एक साथ ही समझा दिया। तो क्या होगा इसमें कि अपने क्रेडिटर को बुलाओ, अपने मेंबर्स को बुलाओ, उनके साथ वार्तालाप करो और उनको समझाओ कि देखो अभी ये स्थिति है, लॉस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तुम लोग लॉस क्या करो, कम करो। लॉस कम करने के लिए हमें पैसा चाहिए, वो पैसे तुम दो।
तुम अपनी अपनी लाइबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम कर दो। अब वो लोग मान जाएंगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। हमारे देश में क्या बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब भारत सरकार ने क्या करा है कि हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक ट्रिब्यूनल खोल दिया है कि उसका मैटर आप उस ट्रिब्यूनल में ले जाओ। जैसे इनकम टैक्स का मैटर है तो ITAT में ले जाओ, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। GST का मैटर है तो GST के ट्रिब्यूनल में ले जाओ। कंपनी लॉ का मैटर है तो CLT में ले जाओ, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और LLP का मैटर है तो LLP के ट्रिब्यूनल में ले जाओ। उससे क्या होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनका थोड़ा पिटिशन कम होगा। स्टिल अभी वहाँ पे 12 लाख केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे बिजी होती है। मैं मानता हूँ ये लोग जितना काम करते हैं ना कोई नहीं करता, रात रात भर ये लोग हियरिंग करते हैं, ठीक है, फिर भी इतने केस पेंडिंग है, ठीक है। अपन लोग टीवी में जो देखते हैं ना वो तो बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाते हैं। टीवी में क्या दिखाते हैं कि भाई एक केस आया, आधा एक घंटा उसको सुना था, कोर्ट इज एडजर्ड, वो तुम्हारे लिए हुआ है, वो तुम गए, अब उनके पास तो फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, और चलता रहता रात तक सिलसिला। अब तो ऑनलाइन भी हो, केसेस कितने सुनते हैं, फिर भी केसेस खत्म नहीं हो रहे। तो सरकार ने बहुत स्टेप लिए हैं कि ये केसेस का जंजाल कम हो थोड़ा, तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट स्टेप मानता हूँ मैं इसको, ट्रिब्यूनल को। इसमें क्या उसी पर्टिकुलर फील्ड के केस आएंगे। इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स के केस उधर जाएंगे, उधर से रश थोड़ा सा कम होगा। तो आप क्या करो, ट्रिब्यूनल के पास जाओ, उनको अपनी ये पूरी कथा सुनाओ। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सारे क्रेडिटर्स की एक मीटिंग बुलाएगा और उन लोगों से पूछेगा कि ये जो LLP कॉम्प्रोमाइज करने को कह रही है, तुम लोग एग्री करते हो इससे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे एक गन रख दी गई थी और यहाँ पे ED का एक नोटिस रख दिया गया था और तुम्हें बोला गया था कि बताओ, ठीक है, यहाँ आ जाओ, नहीं तो फिर ये गन भी है और ये तुम्हारे केसेस भी है, ठीक है, मानोगे नहीं मानोगे? तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इन्होंने हमें प्यार से ही समझाया था और हमें इनकी बात समझ में आ गई, तो हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ऐसा क्रेडिटर को बोलना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के सामने। कितने क्रेडिटर को? सबको, सबको, सबको आप कभी खुश नहीं कर सकते, मेरी बात याद रखना। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, इस पूरे बैच में से कोई तो ऐसा निकल ही जाएगा, बेकार आदमी है तो पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए, ठीक है। मैं कौन सी रामायण गाते रहे तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। लक्ष्य तू तो नहीं बोलता ना ऐसा, रोहित तेरी तरफ देख रहा है, ठीक है। मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते, प्रकृति का नियम है। अब सबको ऊपर वाला खुश नहीं कर पाया, मतलब जिसने बनाया उससे नाराज रहते लोग, मेरे साथ करना थे, ठीक है, मैं ही मिला था, ठीक है। तो ये अगर लिख देते यहाँ पे कि सारे क्रेडिटर को मनाओ तो इम्पॉसिबल था ये स्कीम सही हो जाए। वहां से एक चिलगू से जैसा क्रेडिटर खड़ा हो जाता और बोलता नहीं गलत स्कीम, मैं तो अपने पैसे नहीं दूंगा, तेरे को कितने देने? 10,000 रुपए पूरे लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो, ये 20% में कॉम्प्रोमाइज कर ले। क्यों करूँ 20% कॉम्प्रोमाइज? 2,000 रुपये कॉम्प्रोमाइज करूँ, ठीक है, मैं तो पूरे लूंगा। अब वो एक खराब मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता, तो इन्होंने रूल रखा कि 3/4 क्रेडिटर भी अगर मान गए 75%, तो आप इस कॉम्प्रोमाइज की स्कीम को एग्जीक्यूट। मेरी बात याद रखोगे, सबको कभी खुश नहीं कर सकते, ये बात याद रखना, सबको कभी खुश, लेकिन 3/4 भी अगर आपकी इस स्कीम से मान गए, कितने? 3/4, तो यू कैन गो अहेड, यू कैन। ट्रिब्यूनल से आपको हरी झंडी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हरी मिलती है, लाल मिलती है? हरी मिलती है ना। लाल में क्या होता है? रुकना होता है लाल में, ठीक है, ठीक है मेरे लाल। तो क्रेडिटर से अगर 3/4 लोगों ने, मेजॉरिटी ने हाँ कर दिया, 3/4 ने, तो आप आगे स्कीम को आगे बढ़ा सकते हो। अब ट्रिब्यूनल ये क्या करेगा, ये स्कीम पूरी देखेगा और LLP को बोलेगा कि जो भी स्कीम तुम बना के लाए, ये तुम बना के लाए थे, हमने तुम्हें नहीं बताया कुछ भी, हम तो सिर्फ अप्रूवल देने का काम कर रहे हैं। तुम बताओ कि क्रेडिटर का इतना पैसा खाओगे, दूसरे लोन का इतना पैसा खाओगे, दूसरे एक्सपेंसेस का इतना पैसा खाओगे, उस पैसे को कैपिटल रिडक्शन में डालोगे और वो कैपिटल रिडक्शन से इस लॉस को राइट ऑफ कर दोगे। ये तुम बताओ, तुम जो भी बना के लाए हो हम तो उसमें राजी है, अगर तुम्हारे क्रेडिटर राजी है तो, क्योंकि मेन तो उनका ही पैसा जा रहा है। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज के लिए मान जाते हैं तो ट्रिब्यूनल को भी कोई आपत्ति, एक झटके में अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपके घर के लोग इसमें हाँ कर रहे हैं तो पूछा सबको जाएगा। एक 10,000 का भी क्रेडिटर होगा तो उसको भी नोटिस जाएगा कि आपको ट्रिब्यूनल ने याद फरमाया है, आइए हवेली पे,
ठीक है, चाय पे चर्चा करते हैं थोड़ी। अगर किसी क्रेडिटर का जानबूझ के नाम नहीं दिया गया, अब जैसे तुम सब मेरे क्रेडिटर हो और इसमें मेरे को पता है रोहित सवाल बहुत पूछता है, अमाउंट तो इसका छोटा सा ही है लाख रुपए का, लेकिन ये सवाल बहुत पूछता है, ये पूरी बाल की खाल निकालेगा वहाँ ट्रिब्यूनल के सामने, और जो क्रेडिटर हाँ भी कर रहे होंगे इसके चक्कर में वो भी ना कर देंगे। तो मैंने जानबूझ के इसको नोटिस नहीं दिया कि ऐसी कोई मीटिंग होने वाली है, और तुम सबको दिया और तुम सब आए और 3/4 ने हाँ कर दी, और रोहित को ये बात पता चली कि मेरे को नहीं बुलाया गया। अब रोहित के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? रोहित LLP पे केस करेगा, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देगा और इस पूरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को रुकवा सकता है अकेला रोहित। अगर रोहित आकर मना करता तो इसके पास कोई राइट नहीं थे, क्योंकि 3/4 ने हाँ कर दिया। लेकिन अगर आपने रोहित को बुलाया ही नहीं तो इसके पास राइट है कि इस पूरी स्कीम को रुकवा सकता है। याद रखोगे ये बात? तो याद रखना, ऐसी गलती मत करना कि जानबूझ के किसी को नोटिस नहीं दिया। हर क्रेडिटर का इस मीटिंग में पहुंचना जरूरी है, अपनी राय रखना जरूरी है, वोटिंग करना जरूरी है। वोटिंग के बाद कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? 3/4। वो मेजोरिटी मिल गई तो ट्रिब्यूनल इसको हरी झंडी दिखा देगा। ये सब बातें 60 में ही लिखी हुई है, इसीलिए मैंने बोला था ये मेन सेक्शन यही है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। सब बातें किसमें लिखा हुआ है? ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर पास करेगा तो वो LLP की फाइनेंशियल पोजीशन को, उनके बैलेंस शीट और P&L को अच्छे से रिव्यू करेगा और इस कॉम्प्रोमाइज के पीछे जो भी मटेरियल फैक्ट्स थे उन्हें स्टडी करेगा और आनंद फानंद में डिसीजन नहीं देगा, जल्दबाजी में नहीं। मतलब ये सेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी डालता है कि वो ऑर्डर पास करने से पहले सारी चीज़ों को बराबर रिव्यू करे, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तुम सोचो सही, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं तुम्हें लीगली पैसे खाना सिखा रहा हूँ कि ऐसे पैसे खा जाओ सबको बोलो तेरे को पैसे नहीं देंगे, इसको भी बोलो तेरे को पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हम लॉस में हैं। वो क्या करे? तुम लॉस में हो तो तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम लॉस में आए होंगे। क्रेडिटर क्यों अपना पैसा खाएगा? कितनी बड़ी पावर दी गई है LLP को कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। कंपनी को कितनी बड़ी पावर दी गई है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। ऐसी कोई पावर पार्टनरशिप में या सोल ट्रेडर में नहीं है। होती है ऐसी कोई? कुछ भी नहीं होती। आज मेरे अंकल को जेन्युइन बिजनेस में लॉस हुआ और इतना लॉस हुआ कि उनका घर भी बिक गया, ठीक है, उनका करोड़ों का घर कौड़ियों के दाम में बिक गया, लेकिन उनको एक एक क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ा। जबकि जो उनको बिजनेस लॉस हुआ वो इस वजह से हुआ कि वो इंडस्ट्री पूरी डाउनफॉल पे चली गई, लेकिन हुआ तो हुआ, चुकाना पड़ा। अब ऐसी कोई स्कीम उनके लिए अवेलेबल होती, सब क्रेडिटर को बुला लेते। आज किराए के मकान में रह रहे, शाही ज़िंदगी थी उनकी एक टाइम पे, शाही, और आज ऐसी ज़िंदगी जी रहे। हुए तो है, लॉस हुआ है, चुकाना पड़ेगा। क्रेडिटर क्या करेगा इसमें? लेकिन यहाँ देखो कितनी बड़ी पावर दी है कि क्रेडिटर को बुला लो, समझा दो, बोतल में उतार दो, अपनी भाषा में बोले तो। और ट्रिब्यूनल भी हमारे साथ खड़ा है, वो भी इस स्कीम को क्या करेगा? अप्रूव करेगा। तो कितनी बड़ी चीज़ है। समझ में आया? अब एक बार ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है वो उस ऑर्डर को दोबारा रिव्यू भी करेगा। मतलब अब जिस स्कीम में तुम्हें बोला गया है कि 20% पैसा तुम इसका खाओगे, 30% तुम इसका खाओगे, इसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इसके साथ ये अरेंजमेंट हुआ है, तो ट्रिब्यूनल उस पर नज़र बनाए रखेगा। और ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया था, अगर 4 महीने बाद ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये अपन ने गलत LLP का हाथ पकड़ लिया है, ये LLP सही नहीं है, ये लोगों के पैसे तो खा रही है लेकिन इसके लॉस तो तब भी कम नहीं हो रहे, और ये तो अभी भी गलत डायरेक्शन में, बिजनेस तो अभी भी इनका सही से नहीं चल रहा है, तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब ट्रिब्यूनल को ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो प्रीवियस ऑर्डर दिया था उसको ऑल्टर करने की जरूरत है, तो ट्रिब्यूनल खुद सीओ मोटो अपनी मर्जी से स्वयं उस ऑर्डर को ऑल्टर करके एक नया ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब ये पूरा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का जो षड्यंत्र है ये ट्रिब्यूनल के आंख के नीचे रहेगा। तो तुम एक बार ये मत समझना कि एक बार अप्रूवल लेके निकल गए अब तो बाहर आके शेर बन गए, तो जो करना होगा करेंगे। अप्रूवल तो मिल गया तुम्हें, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद वो तुम पे क्या नज़र बनाए रखेंगे कि ये स्कीम सही से एग्जीक्यूट हो रही है कि, और अगर ट्रिब्यूनल को ये लगेगा कि ये ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो किसी भी वक्त ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करके नया ऑर्डर दे सकता है और इस स्कीम को रुकवा भी सकता है, इस कॉम्प्रोमाइज़ को रुकवा भी सकता है और कोई नए फ्रेश ऑर्डर भी पास कर सकता है। हाँ, समझ में आया? ये 60 और 61 कॉम्प्रोमाइज़ का था। 60 और अब मैं जो जो बोलता हूँ रीड कराते जाओ। आज PDF नहीं है अपने पास, लाओ एक पेन पेंसिल रबड़ स्केल दे दो जल्दी से। चलो
वेयर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड, जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज प्रपोज होगा, बेटा 1 मिनट पॉज करते इसको। सर बंद होगी वीडियो। हो गया ना? वहां के आके मैं देखूं, यहाँ आके तो ऑन कर यार है, सही है, चल रहा है, गो टू हेल। चलो, वेयर आ कॉम्प्रोमाइज, देखो बच्चों, सुनो बच्चों, अब अगर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की मीटिंग प्रपोज कर रहे हो, किसके बीच में? एलएलपी और क्रेडिटर्स के बीच में, या खुद एक कॉम्प्रोमाइज की स्कीम करना चाहती है एलएलपी और उसके। देखो बच्चों, कॉम्प्रोमाइज तो किसी के भी साथ हो सकता है, पार्टनर के साथ, क्रेडिटर के साथ, बैंक के साथ, किसी के भी साथ। आप तो स्कीम तैयार करो बस, और फिर क्या करो, स्कीम तैयार करके ट्रिब्यूनल के पास जाओ। ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को पढ़ेगा। वो एप्लीकेशन किसने दी होगी? क्रेडिटर ने, पार्टनर ने, या स्वयं? कोई भी हमें देगा। ये बात पूरी रामायण समझाई थी तुम्हें मैंने, ठीक है। अब जो भी उसको ये देगा एप्लीकेशन, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? आगे पढ़ना, ट्रिब्यूनल विल कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्ट अ मीटिंग इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो इन लोगों की क्या बनाएगा? क्या बुलाएगा? इन लोगों की मीटिंग बुलाएगा, ठीक है। मैंने इतनी सारी चीजें जो आपको बताई ना इस सेक्शन में, आपका बेस जमाने के लिए कि ये होता क्या है। डायरेक्ट भी बता सकता था कॉम्प्रोमाइज ये करें, स्कीम तैयार करनी है, समझ ही क्या आता, कौन सा कॉम्प्रोमाइज, कौन सा अरेंजमेंट, इसमें तो डायरेक्ट वर्ड लिखे हुए हैं, कौन सी स्कीम, क्यों जरूरत आन पड़ी कॉम्प्रोमाइज करने की, और सामने वाला हाँ क्यों भरेगा। ट्रिब्यूनल के पास आप चले जाओगे, ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला देगा, वो उनके सामने मना कर देगा कि नहीं मैं तो नहीं दे रहा पैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें समझानी जरूरी थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में सब क्यों होता होगा, ठीक है। अब जो मेजॉरिटी लोग अगर मान गए, मेजॉरिटी कितनी है? 3/4 इन वैल्यू, इन नंबर्स नहीं, इन वैल्यू। वैल्यू समझते हो ना? आज अगर मान लो 7 करोड़ रुपए के क्रेडिटर थे, कितने के क्रेडिटर थे? 7 करोड़ रुपए के 3 क्रेडिटर थे, 3 कितने? और 500 रुपए के 15 क्रेडिटर थे, कितने? 500 रुपए के 15 क्रेडिटर थे, तो 15 और 3 कितने होते हैं? 18 का 3/4 कितना होता है? 14 मान लूं, आधा तो कर नहीं सकता, तो 18 का 3/4 14। अब 14 लोगों ने मना कर दिया, मतलब 15 लोगों ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं दे रहे अपने पैसे, और इन तीनों ने हाँ कर दिया, हाँ कर लो कॉम्प्रोमाइज, तो होगा नहीं होगा? क्योंकि वैल्यू में 3/4 देखना है, किस में देखना है? तो आप अगर 15 को 500 से करोगे तो ये टोटल हो रहे हैं 7,500 रुपए के, और वो 3 ही कितने के हैं? तो 75% तो क्या 99% लोगों ने हाँ करी है, जबकि 3 ही लोगों ने हाँ करी है, 15 लोगों ने मना करी है। तो स्कीम अप्रूव होगी कि नहीं होगी? तो वैल्यू में देखना है, नंबर्स में, किस में देखना है? वैल्यू। वैल्यू में ही देखना चाहिए ना, नहीं तो इनकी कौन सुना फकीरों की, ये मना कर रहे हैं हम नहीं देंगे। अबे तुमसे मान कौन रहा है? तुमसे नहीं लेंगे हम पैसे, वो तो तुम क्रेडिटर हो इसलिए मीटिंग में बुलाया है, तुम तो अभी ले लो 500, ये 700 पकड़ जा, रो मत, ठीक है। तो इन लोगों से तो पूछना भी नहीं है, तो जो वैल्यू में बड़े लोग हैं उनसे पूछना है कि भैया तुम्हारा पैसा खाने की सोच रहे हैं, कितनी विडंबना है, इनसे पूछ के इनके पैसे खाएंगे, इनसे मीटिंग में बुलाकर इनसे पूछेंगे कि तुम्हारे पैसे खा जाए, तुम्हारा पैसा माफ कर दे, और ये बोलेंगे तो माफ कर देंगे भैया, ठीक है। तो 3/4 वैल्यू में अगर एग्री करते हैं मीटिंग में कि यस वी आर एग्री टू कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तो ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करेगा, वो ऑर्डर बाइंडिंग होगा उन सारे क्रेडिटर्स पे, सारे पार्टनर्स पे, और एलएलपी पे भी। जो जो बोलता हूं बराबर टिक लगाया करो, सब पे बाइंडिंग होगा, किस पे? ऑर्डर बाइंडिंग होगा किस पे? क्रेडिटर पे। लेकिन ऑर्डर कब बाइंडिंग होगा? जब तेज बोलो, किस में? कितने? किस में? क्या दे दे? अपनी कंसेंट दे दे। क्या दे दे? कंसेंट दे दे, ठीक है।
प्रोवाइडेड, जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगा, तो मैंने अभी बताया था ऐसे हवा में पास नहीं करेगा, प्रोवाइडेड नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा अनलेस, वर्ड बराबर टिक करना, आपने ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोज करा हो सारे मटेरियल फैक्ट्स, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके ऊपर जो केस पेंडिंग है वो, जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है वो, और सब चीजों को पढ़ने के बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अपना ऑर्डर पास करेगा, अपना ऑर्डर पास, हवा में ऑर्डर पास, ये भी बता दिया आपको। तो पहले पॉइंट में आपने एक स्कीम बनाई, दूसरे पॉइंट में आप ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई, मीटिंग में कितने लोगों की कंसेंट ली, 3/4, उन लोगों की कंसेंट आ गई, तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन चेक करी, सारे बैंक स्टेटमेंट चेक करे, उनकी गुडविल देखी, उनका रीजन देखा, सारे मटेरियल फैक्ट को स्टडी किया कि ये कॉम्प्रोमाइज करने की नौबत क्यों आई, और फिर जाके ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट देगा, और जो भी जजमेंट देगा वो 3 लोगों पे बाइंडिंग होगा। कौन 3 लोग, बोलो, तेज बोलो, उन पे बाइंडिंग होगा। वेरी गुड। अब फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं, जो भी ऑर्डर आपका दे वो रजिस्ट्रार को थाली में सजा के दे दो 30 दिन के अंदर। ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करे, ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करे, ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। कितने दिन में, कुछ भी भूल जाओ कि कितने दिन में फाइल करना है, तो कितने दिन में, 30 दिन। हर चीज रजिस्ट्रार को कितने दिन में देते हैं, 30 दिन। पेनल्टी आप पे छोड़ रहा हूं, कोई भी पेनल्टी हो, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए की पेनल्टी है तुम्हारी एस्टेस। चलो आओ अब 61, ये भी वही है कॉम्प्रोमाइज का ही, इसके बाद सारे छोटे सेक्शन है। 61 पे आऊं, ये वो है कि जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किया है उसको ट्रिब्यूनल देखता रहेगा, रिव्यू करता रहेगा, और बाद में उसे लगेगा तो उस ऑर्डर को चेंज भी कर सकता है, उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, फ्रेश ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो मतलब आपको मैंने आरसी में तो ये पढ़ाया था कि एक बार आरसी मिल जाती है तो कंक्लूसिव एविडेंस है कि बस आपकी एलएलपी स्टार्ट हो गई। इसको आप ऐसा मत समझ लेना कि एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया तो अब तो कॉम्प्रोमाइज होकर ही रहेगा, अब तो मैं क्रेडिटर के पैसे खाकर ही रहूंगा, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप अभी भी सिस्टम की नजर में हो, इसीलिए कोई भी स्टेप लो तो ढंग से लेना, ठीक है। पढ़ो 61 क्या कहता है, वेयर ट्रिब्यूनल मेक एन ऑर्डर, एक बार आपने कोई ऑर्डर दे दिया तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो उसे सुपरवाइज करेगा। क्या करेगा, किसको सुपरवाइज करेगा, उस कॉम्प्रोमाइज या देखता रहेगा, नजर रखेगा उस पर, और एनी टाइम जब भी उसने ऑर्डर दिया है उस समय में कोई डायरेक्शंस भी दे सकता है, इशू डायरेक्शंस। कैसी डायरेक्शन, कि मॉडिफिकेशन करने की डायरेक्शन, क्या करने की, ठीक है, एज इट में डीम्ड नेसेसरी, जो उसको क्या लगेगा, नेसेसरी। तो ट्रिब्यूनल को लगेगा कि सेक्शन 60 में जो ऑर्डर पास किया था वो स्मूथली कैरी ऑन नहीं हो रहा है तो वो मॉडिफाई कर देगा। इनफैक्ट अगर उसे ऐसा लगेगा कि ये ऑर्डर ही गलत पास हो गया है, साला इनको कॉम्प्रोमाइज करने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, ये क्रेडिटर के पैसे खा खा के लाड़ में आ रहे हैं, और दूसरे वेंचर स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, खूब पैसा इस एलएलपी के पास, जानबूझ के हमें झूठी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाकर हमें मामू बना के चले गए, तो वो एक फ्रेश ऑर्डर पास करेगा कि ये कॉम्प्रोमाइज को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। ये भी पावर है। देखो, इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है वो सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, जबकि हमने मॉडिफिकेशन भी कर दी है तो भी सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, तो वो क्या ऑर्डर देगा कि आप तो अपनी एलएलपी क्या कर दो, आप वाइंड अप कर दो, कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने की, तुम्हें फालतू में लाड़ में चढ़ाया हमने, क्या कर दो आप, बंद करो एलएलपी, क्योंकि एक तो झूठ बोला हमसे तुम पूरी स्कीम बना के लाए, उसके बाद उस स्कीम को कर भी नहीं रहे हो, या कर रहे हो तो वैसे नहीं कर रहे हो जैसे ऑर्डर में बोला था, तो वाइंड अप कर देंगे, अब आप आपकी एलएलपी को बंद कर दो। यहां तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे।
2 सेक्शन पढ़ाए इतनी देर में मैंने आपको, 60, 61। 60 किसका था? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। 61 किसका था? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू सुपरवाइज द अरेंजमेंट, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज। अब आते हैं 62 पे। अब ये आता है किसका? अमालगमेशन का। किसका आता है ये अमालगमेशन का पूरा सेक्शन है, यहां तक 62, और फिर यहां से वाइंड अप शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब 62 को भी एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर रीड करेंगे। देखो ये क्या 3 स्टेप एक साथ जुड़ी हुई है। सेक्शन 60 में हम चाहते थे कॉम्प्रोमाइज से बात पट जाए, लेकिन जब हम सेक्शन 60 का मदद लेने के लिए ट्रिब्यूनल के पास गए और ट्रिब्यूनल ने क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई, तो क्रेडिटर ने मना कर दिया कॉम्प्रोमाइज करने से। 3/4 लोगों ने हाँ नहीं करी, या 3/4 लोगों ने हाँ भी कर दी, तो भी ट्रिब्यूनल को ये लगा कि इनके ऊपर इतना लॉस है कि ये क्रेडिटर अपना सारा पैसा भी माफ कर देंगे तो भी इनका लॉस वाइप आउट, इनकी हालत बस से बदतर है। तो अब क्या करते हैं, इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ, मेरे मुंह से कंपनी निकल रहा है क्योंकि सेम सेक्शन कंपनी में भी है, ये तीनों सेक्शन सेम है कंपनी में भी, इस एलएलपी को किसी और एलएलपी के साथ अमालगमेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अमालगमेट मतलब इनके बिजनेस को बोलते हैं भाई तुम बंद करो, अपनी कंपनी को बंद करो और इनके साथ एक जुड़ जाओ, दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाओ, दूसरी एलएलपी के साथ जुड़ जाओ, अमालगमेट हो जाओ। तुम्हारी सारी एसेट लायबिलिटी उधर चली जाएगी, तुम्हारा सारा पावर कंट्रोल उधर चला जाएगा, तुम्हारा जो वैल्यूएशन होगा वो वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करने के बाद एलएलपी में तुम्हारा पार्टनर्स का जो शेयर था वो तुम्हें वो दूसरी वाली कंपनी दे देगी और फ्री हो जाओ तुम। इससे भी बात नहीं चलेगी तो अब 63 में पढ़ाऊंगा वाइंड अप, फिर तो बंद ही कर दो। तो 3 सेक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं। पहले 60 और 61 में कॉम्प्रोमाइज करके देखेंगे, बात नहीं बनेगी तो अमालगमेशन करके देख लेंगे, अमालगमेशन से भी लग रहा है बात नहीं बनेगी, तो फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है? तो 60 और 61 किसका है? कॉम्प्रोमाइज का। 62 किसका है? अमालगमेशन का। 63 किसका है? नहीं बनेगा तो फिर एलएलपी को बंद करो, घर बैठो आराम से, पहले भी बढ़िया चल रहा था अभी भी बढ़िया चलेगा, घर बैठो आराम से, ठीक है। तो ये देखो अब अमालगमेशन कैसे होता है, सुनते जाओ। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड, जब आपने सेक्शन 60 में एप्लीकेशन दी थी, सेक्शन 60 याद रखना किसकी दी थी? कॉम्प्रोमाइज करने की। तो कॉम्प्रोमाइज से बात नहीं बन रही है, तो ट्रिब्यूनल को ऐसा लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज और जो अरेंजमेंट हुआ था, ठीक है, उससे काम नहीं चल रहा है, तो वो उस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को किस में बदल देगा? रिकंस्ट्रक्शन में। और कौन सा रिकंस्ट्रक्शन? अमालगमेशन। 2 तरह के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आप अपने क्रेडिटर वगैरह के साथ करते हो और एक्सटर्नल में आप किसी और के साथ अमालमेट। तो आपको किसका परमिशन दे देगा? अमालमेशन। किसके साथ अमालमेट हो जाओ? 2 या 2 से अधिक एलएलपी मिलकर एक हो जाए। अब आपने उधर देख लिया होगा कि जो कंपनी बंद होती है अमालगमेशन में, आप पढ़ोगे अमालगमेशन में, जो कंपनी बंद होती है उसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर। और जो नई बनती है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी। यहाँ पे भी अब वही नाम होंगे, ट्रांसफरर एलएलपी और ट्रांसफरी एलएलपी। क्या? ट्रांसफरर एलएलपी। देखो एनी एलएलपी, जो भी एलएलपी है जिसके अंडरटेकिंग को, प्रॉपर्टी को, बातें मत करो भाई तुम लोग, जिसकी अंडरटेकिंग को, प्रॉपर्टी को अपन लोग बंद कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इज टू बी ट्रांसफर, जिसमें जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी बोलेंगे। तो ट्रांसफरर एलएलपी का अमालगमेशन हो जाएगा ट्रांसफरी एलएलपी के साथ। किसके साथ? मैं तुम लोगों को इसमें तो खैर रेफरेंस नहीं दे रखा है, मैं तुम्हें कंपनी लॉ का एक रेफरेंस देके इस पिक्चर को और अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि अमालगमेट करने का क्यों ऑर्डर देगी ट्रिब्यूनल? अमालगमेट आप अपनी मर्जी से हो तो ठीक है, ट्रिब्यूनल ढूंढ के लाएगी कि इसके साथ अमालगमेट हो जाओ। ये कौन सा लाड़ है? और तुम लॉस मेकिंग हो तो तुम्हारे साथ अमालगमेट कौन होना पसंद करेगा? हाँ
ये एक बहुत अच्छा रीज़न दिया इसने कि अगर एक चलती हुई एलएलपी बंद होती है तो उसमें जो वर्कर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो एकदम से बेरोज़गार हो जाएंगे। तो अपन कोशिश करते हैं। कोटा में वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन कोटा में एक टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी जेके। अभी भी तुम्हें जेके का नाम तो दिखेगा, जेके लोन, जेके फलाना ढिमकड़ा। सीमेंट नहीं, वो सीमेंट वाली तो अलग है। उसमें राजस्थान गवर्नमेंट का भी स्टेक था, राजस्थान गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ था और बहुत अच्छे लेवल पे काम करती थी। और जेके जब थी तो कोटा की इकोनॉमी ऐसे सिर्फ कोचिन पे डिपेंड नहीं थी, उस एक इंडस्ट्री से और 50 इंडस्ट्रीज चलती थी। उसमें मतलब पुराने कोटा के 1/5 लोग काम करते थे, पुराने कोटा के। ये पुराने कोटा में आता है अपना ये, उसका नया कोटा विज्ञाननगर तलवंडी तो था ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है, इतना मतलब डेवलप नहीं था। तो इधर का 1/5 लोगों को रोजगार दे रखा था उन्होंने कि यहाँ का जो मतलब उस मैकेनिकल या टेक्निकल लाइन में होगा ना तो 1/5 जना उधर काम करता होगा उसमें। इतना बड़ा अच्छा था। बंद हुई थी, बहुत विरोध हुआ था कि क्यों बंद कर रहे हो, लॉस में बंद हुई थी। तो बोला अमालमेट कर लो, किसी और कंपनी के साथ मिला दो, सरकार थोड़ा पैसा लगा दे अपनी जेब से, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे। बंद करना तो सबसे घटिया डिसीजन होता है। बंद का मतलब क्या है कि आपने हार मान ली, बस अब नहीं हो रहा मेरे से, आई क्विट। तो बोला कि अगर जरा सी भी सांसें बाकी है, अगर ऐसा लगता है एलएलपी चल सकती है अभी भी, किसी के साथ मिलके ही चल जाएगी भले, क्योंकि 1+1 11 हो जाता है, सिनर्जी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई सिनर्जी बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस एलएलपी को किसी और के साथ अमालमेट करने में फ़ायदा हो सकता है, तो ट्रिब्यूनल वो भी करके देख लेगा कि चलो अमालमेट कर लो। नहीं हो रहा है बिल्कुल, कुछ भी कर लो, अब तो लॉस ही इतने बढ़ गए हैं, तो फिर लास्ट स्टेप तो वाइंडिंग अप। तो देखो, इसलिए यहाँ पे जो कंपनी अमालमेट होगी वो ट्रांसफरर है, जो नई बनेगी वो ट्रांसफरी है। अब जब भी आपको ऑर्डर दिया जाएगा अमालमेशन का, तो ट्रिब्यूनल इन सब बातों का खास ध्यान रखेगी, ठीक है। ये टिक करना, तो क्या टिक करना कि ट्रिब्यूनल में आइदर बाय ऑर्डर, जब भी वो या तो कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर देगा या कोई और ऑर्डर देगा, तो मेक प्रोविजन फॉर ऑल और एनी ऑफ दीज मैटर्स, या तो इन सब के लिए या इनमें से कुछ मैटर्स का खास ट्रिब्यूनल ध्यान रखेगा। क्योंकि अमालगमेट होना कॉम्प्रोमाइज होने से बड़ी चीज है। कॉम्प्रोमाइज में तो हमने सिर्फ क्रेडिटर से पूछा था, यहाँ पे तो एक एलएलपी पूरी तरीके से दूसरी एलएलपी में मर्ज हो रही है, तो वहां के लोगों को भी कोई आपत्ति हो सकती है। किसको? ट्रांसफरी को। ट्रांसफरर को तो नहीं होगी, लेकिन किसको हो सकती है? ट्रांसफर। और तुम्हारा उनके साथ मिलने की वजह से उनका परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है, उनकी गुडविल भी खराब हो सकती है, उनका मार्केट वैल्यू गिर सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच हैज टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ अमालगमेशन। एग्री और नॉट? कि ऑर्डर देने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान में रखना। उनमें से कुछ तो इन्होंने बताया कि इसका तो ध्यान रखना ही रखना, और भी रखो, लेकिन इनका तो रखना ही रखना। किन बातों का ध्यान रखना? नंबर 1 कि ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी, क्या आप ट्रांसफरी को सब कुछ ट्रांसफर कर दो, आपकी पूरी अंडरटेकिंग, आपकी पूरी प्रॉपर्टी, आपकी पूरी लायबिलिटी। ऐसा ना हो कि मलाई मलाई आप खा जाओ, बचा हुआ माल उधर पहुंचा दो। जैसे आप जब अमालमेट हो रहे हो, तो अब हर लॉस मेकिंग कंपनी में कुछ तो अच्छा होता है, तो अच्छी अच्छी चीज अपने पास रख दी, अच्छी अच्छी चीज मार्केट में बेच दी, पैसा आ गया, पार्टनर ने आपस में बांट लिया, और जो खराब खराब चीजें थी वो अमालमेशन में दे दी। हो सकता है ऐसा? तो ट्रिब्यूनल ध्यान रखेगा कि ऐसा आप ट्रांसफर कर रहे हो तो सारी अंडरटेकिंग, सारी एसेट, सारी लायबिलिटी सब बराबर ट्रांसफर करो, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहे थे तो वो अभी भी चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे, कंटिन्यूएशन में रहेंगे। किस में रहेंगे? ठीक है। थर्ड, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफरर, मतलब जो ट्रांसफरर कंपनी है वो बिना वाइंड अप के ही डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगी और उसकी सारी एसेट लायबिलिटी इधर आ जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगी। वो वाइंड अप नहीं होगी, लेकिन वो क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी एसेट लायबिलिटी इधर ट्रांसफर हो जाए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, आप अमालगमेशन वाले चैप्टर में देखोगे। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल कह सकती है कि अगर कोई लोग जो डिसेंट है, मतलब जो इससे एग्री नहीं करते, इस कॉम्प्रोमाइज से, इस अमालगमेशन से एग्री नहीं करते, तो उनको पैसे पूरे दे दो भाई, उनके लिए प्रोविजन बना दो।
जबरदस्ती क्यों धकेलना? आज सपोज करो कि मेरी एलएलपी में 50 पार्टनर थे और मेरे को बोला गया है कि अब मैं किसी दूसरी एलएलपी के साथ अमालगमेट हो जाऊं, तो जबरदस्ती थोड़ी ना है। अब 50 में से 3 पार्टनर ऐसे थे जो नहीं मान रहे कि भैया अपन लोग तो चलाएंगे, अपन अब उधर चले जाएंगे तो उधर का मैनेजमेंट अलग, उधर जगह अलग, ये वो, हम नहीं मान रहे। तो प्रोविजन बनाओ, आज तो पैसे होंगे नहीं क्योंकि तुम फक्कड़ हो तुम तो प्रोविजन बनाओ कि भविष्य में उनको उनका पैसा वापस दोगे। किसी को रुला के नहीं भेजना, क्योंकि किसी के यहां गन रख के अमालगमेशन नहीं हो सकता। कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंसेंट क्या होनी चाहिए? वो नहीं मान रहे हो तो उनको फिर प्रोविजन बनाओ। बेटा मेरी लाइन याद रखना, अमालगमेशन का ऑर्डर देने से पहले आपको सैकड़ों चीजें सोचनी है। ये तो उसमें से 4-5 है बस। ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर देगा तो ये बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, रियल लाइफ में तो 50-50 पेज के ऑर्डर होते हैं। अमालगमेशन करो तो ये करना, वो करना, इसको ऐसे ट्रांसफर करना, इसको बुक वैल्यू पे लेना, इसको मार्केट वैल्यू पे लेना। छोटी मोटी चीज होगी ये, ठीक है? शादी जैसा है ये, शादी जैसा। 2 लोग मिल रहे हैं आपस में, ऐसे ही थोड़ी है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये तो कुछ चुनिंदा बातें बता रहा है बस कि ट्रिब्यूनल इन बातों का ध्यान रखेगा, और भी बहुत है, ठीक है? नेक्स्ट, लास्ट में सब कवर कर दिया। और कोई भी इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स जो ट्रिब्यूनल को सही लगेंगे कि अमालगमेशन में इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो 5th में कुछ भी नहीं था, 4 आप याद रखोगे। किन किन बातों का खास ध्यान रखना है? एसेट, लायबिलिटी, अंडरटेकिंग सब ट्रांसफर होना चाहिए। किससे किसमें? किससे किसमें? किससे किसमें? ट्रांसफरर से, ट्रांसफरर से पूरा ट्रांसफर होना चाहिए बराबर। हाँ, लगी कोई चीज आपको म्यूचुअली एग्रीमेंट से ट्रांसफर नहीं करनी है। जैसे अगर ट्रांसफर ही खुद बोल दे ये वाली एसेट तो तुम ले लो, ये हमारे की काम की नहीं है, ये तुम्हारे बिजनेस में काम आती थी, हमारे में नहीं आई, तो बेच दो उसे, वो फिर जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन यूजुअली सब चीजों का ट्रांसफर होना चाहिए। सेकेंड, लीगल प्रोसीडिंग्स है तो वो क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। थर्ड, डिसॉल्व हो जाएगी। ट्रांसफरर के ट्रांसफरी, फरर, फरर ट्रांसफर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और लास्ट, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिसेंटिंग मेंबर्स। प्रोविजन जिन्होंने इस अमालगमेशन के लिए अपनी कंसेंट, और सच इंसिडेंटल मैटर जो आपको रखने हो रख सकते हो। No compromise proposed for the purpose or a scheme for amalgamation with any other shall be sanctioned by tribunal unless tribunal has received a report from registrar about the affair of the LLP in public interest। मतलब ये जब भी आपका ये ऑर्डर पास होगा अमालगमेशन का, तो क्या बोला मैंने? 50 चीज़ें दिमाग में रखेगा ट्रिब्यूनल। उन 50 चीज़ों में से एक चीज़ क्या है कि वो एक रिपोर्ट मंगाएगा रजिस्ट्रार से और बोलेगा कि ये अमालगमेट होना चाहती है इसके साथ। अब ये अमालगमेशन कितना फीसेबल है आप बताओ? पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है? पब्लिक को हार्म तो नहीं पहुँचेगा ऐसे अमालगमेशन से? पता चले ये तो लॉस में है ही सही, जिसके साथ हो रही है वो भी लॉस में चली जाए और नुकसान हो, ठीक है? तो बोलते हैं कि भैया इसके 20 लेबर को बचाने के चक्कर में इसके 100 लेबर और दिक्कत में आ जाए, तो रिपोर्ट बना के भेजेगा रजिस्ट्रार और उस रिपोर्ट के बेसिस पे अमालगमेशन को सैंक्शन किया जाएगा। बिना उस रिपोर्ट के तो मतलब रिपोर्ट बना के भेजा मतलब ट्रिब्यूनल खुद पूछेगा रजिस्ट्रार से कि ये तुम लोगों को सारी चीज़ें फाइल करते हैं तो तुमने तो देखा होगा ये कैसे है, तो इनका अमालगमेशन फीसेबल है कि नहीं है, या वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे दे सीधे। क्योंकि अगर तुम्हें लगता हो अमालगमेशन से भी बात नहीं बनेगी तो फिर क्या करें? वाइंड अप ही करें। लंगड़े घोड़े को जबरदस्ती रेस में दौड़ाने का कोई मतलब, अगर हमें पता है कि ये लंगड़ा हो चुका है घोड़ा और अब कितना भी पैसा इसमें लगा लो ये अब चल, तो फिर अमालगमेशन करने का कोई सेंस। तो ट्रिब्यूनल एक रिपोर्ट लेगा किससे? रजिस्ट्रार से। क्या लेगा? रजिस्ट्रार से रिपोर्ट, ठीक है? नेक्स्ट, अब जिसका अमालगमेशन का ऑर्डर पास हो गया है उसके ऊपर फिर कोई दूसरी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। अब जैसे उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर आ गया, उसका वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया,
किसी ने पिटीशन लगा दी, एक एक्ट है सीए फाइनल में आता था बैंकरप्टी एक्ट, उसमें आप पिटीशन लगा सकते हो कि ये नंगा हो चुका है, इसको बैंकरप्ट घोषित करो। तो तुमने एक पिटीशन लगा दी कि इसको वाइंड अप कर दो, और अभी तो एक पिटीशन चली रही है कि उसको अमालमेट करना है, तो हम तो साला उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से एक और ऑर्डर आ गया, तो ट्रिब्यूनल ऐसे किसी ऑर्डर को एंटरटेन, क्योंकि एक केस में अगर आप पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर दूसरे में दोबारा फिर स्टार्ट जब तक ये निमट नहीं जाता। ये बात इधर लिखी हुई है कि प्रोवाइडेड नो ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एनी ट्रांसफरर एलएलपी शैल बी मेड बाय ट्रिब्यूनल अनलेस official liquidator on scrutiny of books of account made a report to tribunal that the affair of they not been conducted in a manner prejudicial to the interest of the public। मतलब अब ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर ये प्रूफ कर दे कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे लोग, आप तो इनको अमालमेट मत करो, आप तो इनको क्या करो वाइंड अप करो, तो फिर अलग बात है। बट जब तक कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ तब तक इनके खिलाफ कोई और वाइंडिंग अप का केस चलेगा नहीं, क्योंकि ये वैसे भी अब वाइंडिंग अप होने ही वाली है, क्योंकि जब ये इसमें मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी वाइंडिंग, लेकिन अलग से कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि अब इसको वाइंडिंग अप भी करो, अमालगमेट भी हो रही है तो मैसअप हो जाता है। तो ये सेक्शन डाला गया है ताकि इस तरह का मैस क्रिएट ना हो। क्या बेटा, सब फर्क पड़ेगा बेटा, कम भी होगी, सब कुछ ही होगा अमालमेशन में, ठीक है। अमालमेशन में ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बाकी कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में तो क्या हुआ था कि सिर्फ क्रेडिटर को ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, पार्टनर को हो सकता है कम हो। यहाँ पे तो पार्टनर को ही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर के क्रेडिटर तो वहाँ जाके भी क्रेडिटर ही बन जाते हैं। तो अगर जिसको एक्स एलएलपी से लेना था वाई से लेना है तो क्रेडिटर को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो एक्स एलएलपी में पार्टनर था वो वाई एलएलपी में पार्टनर नहीं बना या उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना नहीं रहा तो उसको तो नुकसान हो गया ना। नेक्स्ट, ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। एक बार आपका अमालगमेशन हो जाएगा तो आपकी सारी एसेट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, अंडरटेकिंग ट्रांसफरर से किसकी बन जाएगी, और यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल चार्ज एंड इनकम्बरेंस। अब आप सारे चार्ज से मुक्त हो, अब आपको कोई परेशान, क्योंकि आपका सब कुछ अब इसका हो चुका है। देखो, वेयर ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी लायबिलिटी इट शैल बी ट्रांसफर टू, ये सब ट्रांसफर हो जाएगी किसको, ट्रांसफरी एलएलपी को। किसको हो जाएगी, एंड in case of any property if the order so direct free from any charge which is by virtue of compromise cease to have effect। मतलब अगर फ्री फ्रॉम चार्ज का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी अगर गिरवी विरवी रखी हुई थी लेकिन अब वो प्रॉपर्टी इधर से इधर आ गई है तो अब वो उसका चार्ज भी फ्री हो जाएगा, वो गिरवी से भी मुक्त हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अभी नए सिरे से वो यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब चार्ज कैसे फ्री होता है, चार्ज होल्डर को क्या राइट होते हैं, ये सब अपन लोग कंपनी लॉ में पढ़ेंगे चार्ज वाले चैप्टर में। चैप्टर 5 है आपका चार्ज का और डिपॉजिट, ठीक है। कि जब भी आप किसी से लोन वोन लेते हो तो कैसे प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो, चार्ज के प्रोसीजर क्या है, ये सब कंपनी लॉ में पढ़ाए गए हैं, ठीक है। फिर ये बकवास, एक बार अमालमेशन हो जाए 30 दिन में किसको बता दो, ठीक है। कितना बावले जैसी चीज़ है, हमने रजिस्ट्रार से ही तो रिपोर्ट मंगाई थी कि हम इनका क्या करना चाहते हैं, अमालमेशन। फिर हम वापस से उनको फाइल करें कि देखो अमालमेशन हो गया है, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी। विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग ऑर्डर एवरी एलएलपी इन रिलेशन टू ऑर्डर इज मेड गिव अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू रजिस्ट्रार। किसको देगा आप, रजिस्ट्रार को दोगे, ठीक है। फिर पेनल्टी है, काट देना पेनल्टी। 63 पे आ जाओ, सांस ले लो, ले हेलो, नेक्स्ट। सांस ले ली तुम लोगों ने। एक दो सवाल आए हैं, वो सवाल वीडियो में नहीं है तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल विधि का आया कि सर जो ट्रांसफरी कंपनी है वो किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को अपने साथ क्यों मर्ज करेगी, तो मैंने जवाब ये दिया कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको उस कंपनी में पोटेंशियल दिख सकता है, उसको ऐसा लग सकता है कि भले ये लॉस में है लेकिन ये मेरे साथ जुड़ेगी, अमालमेट होगी तो मैं इसको भी किस में बना दूंगा, प्रॉफिट में बता दूँ, ठीक है। तो हो सकता है। और दूसरा जवाब मैंने ये दिया कि ज़रूरी नहीं है कि अमालगमेशन लॉस मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ हो, नॉर्मल दो कंपनियों का भी अमालगमेशन होता है। आज मेरी कोचिंग किसी और कोचिंग के साथ मर्ज हो जाए तो वो भी एक अमालगमेशन है।
और वो किस लिए कि वो भी प्रॉफिट में काम कर रही है, मैं भी प्रॉफिट में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो हमारा बच्चे का बेनिफिट उसको भी मिलेगा और उसके बच्चे का बेनिफिट हमें भी मिलेगा, तो शायद दोनों मिलके विन विन सिचुएशन में काम करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो वो भी एक अमालगमेशन कहलाएगा और उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल, ये सिर्फ लॉस वाले अमालगमेशन पे एप्लीकेबल हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, समझाने के लिए तुम लोगों का है कि ऐसा होता होगा, बट अमालगमेशन तो किसी भी केस में हो सकता है। फिर एक एग्जांपल मैंने दिया एयर इंडिया का, कि एयर इंडिया जब सरकार ने बेची तो टाटा ग्रुप ने उसे 35,000 करोड़ में खरीदा, तो वो तो लॉस मेकिंग है, फिर उसके साथ क्यों मिल रहे हो? क्योंकि टाटा ग्रुप को उसमें क्या दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है कि मैं इसे प्रॉफिट में ला सकता हूं। चलो अब छोटे छोटे से सेक्शन 63 वाइंड अप। ट्रिब्यूनल चाहे तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है एलएलपी को, एलएलपी चाहे तो वो वॉलेंट्री भी वाइंड अप हो सकती है। तो 63 क्या बोलता है कि वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी में भी आइदर वॉलेंट्री या तो अपनी मर्जी से या बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब 64 पे आते हैं, ट्रिब्यूनल कब कब वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा? अभी तक ट्रिब्यूनल ने तुमसे कॉम्प्रोमाइज करवाया, अभी तक ट्रिब्यूनल ने तुम्हारी फर्म को अमालगमेट करवाया, अब वाइंडिंग अप के ऑर्डर कब देगा ट्रिब्यूनल? क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा केस हो गया। मेरी एलएलपी को वाइंड अप करने वाला ट्रिब्यूनल कौन होता है? इतनी सारी एलएलपी चल रही है, मैं एप्लीकेशन दूं और तुम वाइंड अप करो तो अलग बात है, मैंने तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी और मेरे को ऑर्डर आ जाएगा कि तुम अपनी एलएलपी बंद कर दो, और क्यों करूं मैं बंद? तो ऐसे ट्रिब्यूनल के पास पावर तो है, लेकिन इन केसेस में कब वो ऑर्डर देगा? केस नंबर 1, अगर एलएलपी खुद ही डिसाइड कर ले कि हमें वाइंड अप होना है तो फिर ट्रिब्यूनल उनको वाइंड अप के ऑर्डर दे देगा। सेकेंड, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो गए हैं और इस बात को 6 मंथ इलैप्स, कितने मंथ इलैप्स हो गए हैं? ठीक है, तो मोर देन 6 मंथ वाली बात। एक, आप खुद डिसॉल्व होना चाहो। थर्ड, जब आप इंडिया की सोवर्जिनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा बन चुके हो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इंडिया की सोवर्जिनिटी के लिए हार्मफुल है। जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा चाइना धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में कोई ऐसी एलएलपी चल रही है और वो कोई ऐसी चीज़ें चाइना को सप्लाई कर रही है जिससे हमें लगता है कि वैसे ये लोग बहुत अंदर आ चुके हैं, अभी इनको और काम करने दिया है तो ये जो काम कर रहा है इसके वजह से सीधा फायदा चाइना को पहुंच रहा है। तो ट्रिब्यूनल इस मैटर में घुसेगा और एक ऑर्डर पास करेगा कि विद इमीडिएट इफेक्ट आपकी एलएलपी को हम बंद करते हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उससे इंडिया की इंटेग्रिटी को खतरा है। तो ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है, ठीक है। तो इफ एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्जिनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और लास्ट, आपने 5 साल से लगातार एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया। कितने साल तक? वहाँ कंपनीज एक्ट में तो 2 ही साल में कर देंगे आपको, 2 साल में आपको वो डिक्लेयर कर देंगे डमी कंपनी, डोरमेंट डिक्लेयर कर देंगे, डोरमेंट। यहाँ पे 5 साल में करेंगे और 5 साल बाद क्या हो जाएगा आपका? वाइंड अप। बट याद रखना 5 साल कंसेक्यूटिव है। जब मैंने 2 साल फाइल किया, फिर 1 साल फाइल नहीं किया, फिर 2 साल फाइल किया, फिर 2 साल फाइल नहीं किया, फिर 1 साल फाइल किया, फिर 1 साल फाइल नहीं किया, तो मैं कहलाऊंगा हैबिचुअल डिफेंडर, ठीक है, डिफॉल्टर, सॉरी, ठीक है। तो मैं अक्सर ही गलतियां करता ही रहता हूँ, हर 1 साल में भूल जाता हूँ, बट मेरा वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आएगा, मेरे को पनिशमेंट मिलेगी लेकिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर 5 साल कंटिन्यू फाइल करोगे, नहीं करोगे तो क्या आएगा? वाइंडिंग अप का ऑर्डर। याद रहेगा बच्चों ये। और लास्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अगर कोई और ग्राउंड सही लगेगा एलएलपी को तो जस्ट एंड, जैसे मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूं, ठीक है, जिससे इंडिया की इंटेग्रिटी या सोवर्जिनिटी को तो खतरा नहीं है, लेकिन 2 स्टेट के आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं मेरी वजह से, ठीक है, तो इंडिया के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या मेरी कोई भी ऐसी चीज बनाने से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने कल परसों ही कुछ बहुत सारे ऐप को प्ले स्टोर से हटाया, ठीक है, तो जिसके अंदर कंटेंट ऐसा नहीं था या फिर जो ऐसा था जो मतलब यंगर जनरेशन
को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, तो हटा दिया पूरा। उसमें से एक दो तो ऐसे थे जो आईपीओ लाने वाले थे, वो सोचो वो आईपीओ ले आते और उनका शेयर कोई खरीद लेता, ठीक है, और फिर अगर गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास करती तो जिन्होंने शेयर खरीदा होता उनकी क्या हालत हो जाती, ठीक है। तो सुनो, इस तरह की एलएलपी को भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये किस में आएगा, जस्ट एंड। तो यहां पे एक तरीके से ट्रिब्यूनल के पास सीओ मोटो पावर है कि वो अपनी पावर का यूज करके किसी भी एलएलपी को बंद कर सकती है। एक बार सुनो, 5 कौन से रीजन है। एक तो व्हेन एलएलपी डिजायर्ड, सो खुद ही बंद करना चाहे, 6 मंथ से ज्यादा हो जाए और लेस देन 2 पार्टनर्स, थर्ड इंटेग्रेशन एंड सोवर्जिनिटी को खतरा हो, फोर्थ 5 इयर्स तक एनुअल रिटर्न फाइल, और लास्ट जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एंड वाइंडिंग अप के गवर्नमेंट रूल बना सकती है 65 लाइन से चल रहे हैं, 63 वाइंडिंग अप का था, 64 ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप था, 65 इसके लिए रूल बन सकते हैं, कुछ बने नहीं है तो काट दो। 66 आप एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो करते हो किसी भी बंदे के साथ, तो वो के वही ट्रांजैक्शन अगर पार्टनर ने किया है एलएलपी के साथ तो वही रूल एप्लीकेबल होंगे जैसे थर्ड पार्टी पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर आप थर्ड पार्टी से लोन लेकर आते तो उनको विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, ऐसे ही अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है तो उसको भी विद इंटरेस्ट चुकाना। अगर आप थर्ड पार्टी से माल उधार पे लेकर आते तो वो आपका क्रेडिटर होता, अगर आपने वही माल पार्टनर से उधार पे लिया है तो वो पार्टनर भी आपका पार्टनर तो है ही, साथ में क्रेडिटर भी। मतलब एवरी नॉर्मल ट्रांजेक्शन विच यू कंडक्ट विद थर्ड पार्टी, ठीक है, इट विल हैव सेम इफेक्ट इफ इट हैज बीन कंडक्टेड विद दी पार्टनर, उसका वही इफेक्ट होगा जो अगर आप पार्टनर के साथ भी कंडक्ट करो, तो उसमें कोई फर्क। ये छोटी सी बात किसमें लिखी हुई है, 66 67 वैसे तो इन्होंने एक एक करके जितने भी सेक्शन कंपनीज एक्ट में थे काम के, वो एलएलपी में भी ले आए ये लोग। एनुअल रिटर्न यहाँ नहीं था, अब यहाँ भी आ गया, अकाउंट बनाना, ये करना वो करना, ये कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं था, तुमने पढ़ा था कॉम्प्रोमाइज फाउंडेशन में, नहीं था ये आ गया इधर। तो वैसे तो धीरे धीरे करके पूरा एलएलपी को भी कंपनीज एक्ट बना ही दिया इन्होंने, बट इस सेक्शन में इन्होंने लिखा है कि अभी भी अगर हमें लगेगा कि कंपनीज एक्ट के कोई सेक्शन एज इट इज एलएलपी पे भी लगने चाहिए, तो हम लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल सेशन बुलाएंगे और एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसमें वो सारे सेक्शन लिख देंगे जो एलएलपी पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए, और उस पर 30 डेज पहले डिबेट होंगी और फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होंगे, तो फिर वो एलएलपी पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब ये 67 डाल के इन्होंने खुद को ही पावर दिया है कि भविष्य में भी इनको लगेगा कि कंपनीज एक्ट के कोई सेक्शन एलएलपी पे एप्लीकेबल होने चाहिए तो वो हो सकते हैं, और ऐसा ये कर सकते हैं पार्लियामेंट में अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को यूज करके। ये 67 में लिखा हुआ है। ये सेक्शन डालने का मतलब क्या हुआ सर? ये सेक्शन डालने का मतलब ये हुआ कि ये एक्ट अभी भी इनकम्प्लीट है, मतलब इन्होंने स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन छोड़ दिया है। इसमें क्या छोड़ दिया है कि अगर हमें लगेगा कि इधर के कोई सेक्शन अभी भी इसमें घुसेड़ने तो हम घुसेड़ सकते हैं, ये अभी कंप्लीट। तो अगर अगले साल शायद मैं पढ़ाऊं और 4-5 और उधर के इधर आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज करके ऐसा कर सकती है। 67 देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट डायरेक्ट करेगी, क्या करेगी? नोटिफिकेशन देकर, किसमें? ऑफिशियल गेजेट आपको पता ही अखबार होता है गवर्नमेंट का, उसमें डायरेक्ट करेगी कि एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? एलएलपी, कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन के, तो कंपनीज एक्ट है, ये तो एलएलपी है, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा करना है तो क्या करेंगी? इस नोटिफिकेशन की कॉपी पहले लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाएगी, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कम से कम कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। ऐसा नहीं कि आज कॉपी रखी और कल ऑर्डर पास कर दिया। कम से कम उस पर कितनी डिबेट होंगी? 30 दिन। और पार्लियामेंट में कैसी डिबेट होती है देखना, कभी टीवी चलाने का थोड़ा शौक हो तो बहुत बढ़िया डिबेट होती है, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, चप्पल जूते सब उतरते हैं, ठीक है, सेक्शन तो डाल देते हैं, समझे ना साटे लोग, ठीक है, क्या डिबेट करते होंगे, ठीक है, तो ये डाल देते बस ऐसे ही,
डिबेट करेंगे, ठीक है। आगे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, और जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो बोथ हाउसेज में ये नोटिफिकेशन का कॉपी रखा जाएगा और पास होगा डिबेट होने के बाद। ये कौन सा पढ़ाया मैंने तुम्हें? 67। अब 8 और 8 नहीं है शायद, तो बस एक ही सेक्शन नहीं है इस पूरी सीरीज में 8, और अब आता है 69 और 70, दोनों पनिशमेंट और एडिशनल फीस के हैं। नहीं, तुम्हें नहीं होते, कुछ तो होते ही नहीं है और कुछ तुम्हें नहीं होते। अब जो होते ही नहीं है वो भी तुम्हें नहीं है, और जो तुम्हें नहीं है वो तुम्हारे लिए होते ही नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो 69 पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, ये सेक्शन में लिखा गया है, छोटे से मिसलिनियस सेक्शन है, बस एक बार रीड करके छोड़ने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको किसी भी सेक्शन में एनुअल रिटर्न फाइल करने को बोला गया, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करने को बोला गया, आपको बोला गया 30 दिन में ये डॉक्यूमेंट फाइल करो, आरओसी को बोला गया ना आपको ये फाइल करो वो फाइल करो। अब इतना सब फाइल करने में कभी अपन से चूक हो गई, 30 दिन में करना था नहीं करा, 30 दिन में 50 दिन में करना था नहीं करा, तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे? पेनल्टी तो है आपकी, लेकिन रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो पेनल्टी ना लगाकर एडिशनल फीस लेकर आपका काम चला ले, अगर उसको लगे कि जेन्युइन एरर है तो। जैसे कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर बोले कि इस एलएलपी का सब कुछ मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे घर में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था अभी, उस एक्सीडेंट में मेरी फैमिली मेंबर में इतने लोगों को तो चोट आई और इतने लोगों ने तो दुनिया ही छोड़ दी। इन सब चीज़ों की वजह से मैं 6-8 महीने के लिए एकदम मेंटली डिस्टर्ब रहा, मैं कोई चीज़ें नहीं देख पाया, और क्योंकि मैं ही इस एलएलपी में एक समझदार व्यक्ति हूँ तो ये बाकी के 4 भी नहीं देखते थे। अब मैं आया हूँ तो मुझे पता चला, एक मैंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, एक मैंने स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया, एक मेरे पार्टनर की डिटेल चेंज हुई थी तो मुझे तुम्हें बतानी थी वो मैंने फाइल नहीं करी। अब मैं कर रहा हूँ सब कुछ, बट अगर मैं इस सेक्शन की इस सेक्शन की इस सेक्शन की पेनल्टियों को जोड़ूँ तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, इतनी पेनल्टी में नहीं बढ़ सकता। हालांकि आपने एक सेक्शन दिया है कौन सा वाला, कंपाउंडिंग का, लेकिन मैं अभी कंपाउंडिंग वगैरह करने के भी स्थिति में नहीं हूँ। आप देख लो पैसे ले दे के क्या हो सकता है, पेनल्टी तो नहीं दे सकता मैं, तो रजिस्ट्रार एडिशनल फीस लेकर आपके डॉक्यूमेंट को एंटरटेन करेगा इफ यू हैव रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव, इफ ही हैज रीजनेबल कॉस्ट टू। ये एग्जांपल याद रखा करो सारे जो मैं देता हूं। तो कब लगेगा ये सेक्शन? जब आपसे जेन्युइनली क्या हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, नहीं हुए कुछ डॉक्यूमेंट फाइल। देखो, एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ठीक है, विद एंड इट इज नॉट फाइल्ड, लेकिन वो फाइल्ड नहीं हुआ, तो इट मे बी फाइल्ड, वो फाइल्ड हो जाएगा टाइम के बाद। पढ़ो, टाइम के क्या देने के बाद, क्या देने के बाद, ठीक है। बट अगर आपने वो डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी लायबिलिटी, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग गई, रजिस्ट्रार ने पहले ही लगा दी थी पेनल्टी, तो फिर अलग बात है। उसने नहीं लगाई थी तो वो उसके बाद पावर है कि वो पेनल्टी को माफ करके आपकी पनिशमेंट को कम कर सकता है। हाँ बेटा, किसमें डिफरेंस होगा? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। एक होता है कि मेरे ऊपर पेनल्टी लगी है, एक होता है मैंने एडिशनल फीस दी है, फर्क आता है, ठीक है। मतलब मैं कॉन्ट्रावेंट नहीं हुआ हूँ, मेरे पे पेनल्टी, पनिशमेंट, प्रोसिक्यूशन ऐसे वर्ड यूज नहीं हुए, आई हैड जस्ट पेड एडिशनल फीस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फर्क आ जाता है थोड़ा, ठीक है। जैसे आज अगर मान लो कोई एक दिन भी जेल होके आया होता है तो कहने में तो यही आता है ना कि ये जेल होकर आया, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड जो आपने किया वहां पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप किसी को कितना भी समझा लो, मैं तो बस एक दिन के लिए गया था, ठीक है, बात तो ये है कि शर्मा जी का लौंडा तो जेल हो गया है,
ठीक है, छोरी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो और किस पर्पस से गए, किस तरीके से गए, क्यों गए, ये भी कोई मैटर नहीं करता। इनफैक्ट अपने यहाँ तो कानून व्यवस्था का ऐसा खौफ होता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपके घर पे आ गया तो पूरा फिर पुलिस आई उसके घर, ठीक है। फिर आप आके बोलोगे मैं पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आया था, पुलिस आई है मेरे घर, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट, इनहेंस्ड पनिशमेंट। अब जैसे उधर आपको बोला गया कि आपको एडिशनल फीस लेके छोड़ देंगे, इधर आपको बोला गया अगर आपने एक ऑफेंस दोबारा किया तो जिस भी सेक्शन में जो इनहेंस पनिशमेंट है ना, आपको दोबारा वो वाली लगाई जाएगी। जैसे आपको बोला गया है 5,000 का फाइन है विच में एक्सटेंड टू 50,000, तो पहली बार में तो 5 लगाया जाएगा, लेकिन आपने वही ऑफेंस दोबारा किया तो सीधे 50 लगाया जाएगा, ताकि आपकी अकल ठिकाने पे आए, ताकि आप ये जो गलतियां कर रहे हो ये बार बार रेगुलर बेसिस पे आप हैबिचुअल ऑफेंडर ना बनो। क्या ना बनो? कि आपकी तो आदत हो गई है ऑफेंड करने की, गलती करने की। तो पढ़ो, इन केस LLP और डेजिग्नेटेड पार्टनर हैव कमिट एनी ऑफेंस, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार कमिट किया, तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और इन केस वेयर फाइन इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक, विद फाइन शैल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, ट्वाइस है, मतलब जितना पहले लगा था उससे दुगना लगेगा, ठीक है। क्लियर है? ये सेक्शन 70 तक हुआ। आज हमने कितने देखे? 60 कॉम्प्रोमाइज, 61 भी कॉम्प्रोमाइज, 62 अमालगमेशन, 63 वाइंडिंग अप, 64 ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप, 65 रूल्स बना सकते हैं, छोटा सा था, 66 बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शन विद पार्टनर, 67 कंपनीज एक्ट के सेक्शन LLP पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, 68 ओमिटेड, 69 एडिशनल फीस और 70 इनहेंस्ड पनिशमेंट। ये हम लोगों ने सेक्शन 5 से शुरू किया था और 70 पे समाप्त किया। क्लियर है सबको? धन्यवाद। बंद कर दे भाई।